पाकिस्तान आर्मी का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। इससे बढ़कर फिर क्या कोई इंसान कर सकता है कि अपनी जान भी उसकी चली जाए। ये इस बात का सबूत है कि हमारे एक कोर कमांडर ने जिस तरह से अपनी जान कुर्बान कर दी, उनके साथ उनके साथियों ने अपनी जान दे दी। किस लिए? बलूचिस्तान के आम शहरियों के लिए, बलूचिस्तान के बच्चों के लिए। हाईएस्ट रैंक का ऑफिसर आ रहा है, इस चीज को मॉनिटर कर रहा है, हौसला भी बढ़ता है और लोगों को पता होता है कि हम बेहतर से बेहतर काम कर सकें। कमांडर हकीकी मानों में वही होता है जो ग्राउंड पे खड़े होकर के और सिचुएशन को लीड करे। तमाचा भी है सिविलियन सुप्रीमेसी के दावेदारों के मुंह पर। ये सिर्फ 6 अफसरान की शहादत की बात नहीं है। आखिरी मर्तबा कोई सियासतदान इस तरह से कब मरा, या सियासतदान का जानने वाला या सियासतदान का भाई बेटा, वो तो महफूज होते हैं। इमरान खान नाअहल हुए, ना तहरीके इंसाफ पर पाबंदी लगी। इमरान खान फला हो जाएगा, हो गया। इस काम को करने के लिए भी एक विल की जरूरत है। ये जो होम्योपैथिक किस्म की हुकूमत है, ये इमरान खान को जेल भेजने का रिस्क लेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज के प्रोग्राम में बात होगी हेलीकॉप्टर हादसे में जाम शहादत नोश करने वाले फौजी अफसरान और एहलकारों की, इलेक्शन कमीशन के ममनुआ फंडिंग फैसले के असरात क्या हो सकते हैं और माजी में फॉरेन फंडिंग से सियासतदान क्या क्या गुल खिलाते रहे। खबर यह है कि जिसका था कुछ दिल जलों को शिद्दत से इंतजार, आ गया है वो शाहकार। लेकिन सितम यह है कि दिली ख्वाहिशें पूरी नहीं हो सकी। इमरान खान नाअहल हुए, ना तहरीके इंसाफ पर पाबंदी लगी, लेकिन दिले नादां फिर भी खाक से शोले निकालने के लिए जुस्तजू में है। मेरा इशारा इलेक्शन कमीशन की तरफ से सुनाए गए पीटीआई ममनुआ फंडिंग फैसले और इस पर पीडीएम और हुकूमती रद्द-ए-अमल की तरफ है। पीडीएम वाले खुशी के शादियाने बजा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। गलतफहमी यह है कि ऐसा करके वो आवाम की तवज्जो महंगाई के तूफान से हटा सकेंगे। इमरान खान सादिक व अमीन नहीं रहे, ये शोर मचाकर अपनी नातजुर्बाकारी को छुपा सकेंगे। इस कोशिश से चाय की प्याली में तूफान शायद पैदा हो जाए, लेकिन सियासत में अब तक हलचल दिखाई नहीं देती। हाँ, इसकी बुनियाद पर मुस्तकबिल में कोई गेम फिर डाली जा सके, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। फैसले के मुख्तलिफ हिस्सों पर बहस में नए नए नुक्ते उठाए जा रहे हैं। एक नुक्ता जो सामने आया वो ये कि बैनुल मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ने, जिसकी बीवी भारतीय निजात खातून है, इसने तहरीके इंसाफ को अपने और बीवी के जॉइंट अकाउंट से $27,500 भेजे। इलेक्शन कमीशन ने जॉइंट अकाउंट होने के बायस 27,500 में से आधी रकम को ठीक और आधी $13,750 को ममनुआ करार दे दिया। यह है ममनुआ फंडिंग। इस पर पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल ने यह फप्ती कसी कि इस फैसले की रूह से शुएब मलिक और सानिया मिर्जा के आधे असासे जायज़ हैं और आधे असासे ममनुआ हैं। पीडीएम वाले इस फैसले को लेकर यह दावा कर रहे हैं कि साबित हो गया कि इमरान खान यहूदी एजेंट है और भारतीय और यहूदी फंडिंग से पाकिस्तान में इंतशार तबाही इनका एजेंडा है। सच यह है कि बुग़्ज़ इमरान और पीटीआई में ये खुद साख्ता दानिश्वर बहुत दूर की कोड़ी लाए हैं। बकौल इनके इमरान खान ने $500 की फंडिंग लेकर कश्मीर को भी बेच दिया और सी पैक का किस्सा भी तमाम कर दिया। अगर इसे सच मान लिया जाए तो अब कौम की नजरें फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ लगी हैं कि वो नून लीग, पीपल्स पार्टी और फजलुर रहमान की जमातों की फंडिंग केसेस के फैसले कब सुनाता है, ताकि अवाम को समझ लगे कि कैसे पीडीएम जमातों का लिबिया, अमेरिका और उसामा बिन लादेन से पैसे लेना फौरन और ममनुआ फंडिंग नहीं। इस सवाल का जवाब भी लेंगे, लेकिन पहले जिक्र कर लेते हैं बलूचिस्तान में सैलाब से होने वाली तबाही और अवामी मुश्किलात। मुश्किल की इस घड़ी में जबकि रहबर सियासी लड़ाई में मसरूफ है, वहीं पाक फौज सैलाब ज़दगान की मदद के लिए मैदान में मौजूद है। ये सच है कि जब भी कौम पर मुश्किल वक्त आया, पाक फौज ने जानों के नजराने पेश करके नई तारीख रकम की। कल बलूचिस्तान में सैलाब ज़दगान की मदद करने वाला पाकिस्तान आर्मी का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। फ्लड रिलीफ कामों की निगरानी करते हुए कमांडर 12 कोर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली और 6 अफसरान ने शहादत को गले लगा लिया। अल्लाह ताला तमाम शहदा के दर्जात बुलंद फरमाए। राह हक के इन शहीदों को बोल न्यूज़ की पूरी टीम सलाम अकीदत पेश करती है और इसी से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सदीक जान और नूर आलिफीन मेरे साथ हैं। सदीक, मैंने देखा आपने भी ट्वीट किया, सभी पाकिस्तानियों ने, जर्नलिस्ट, हर किसी ने इस बारे में बात की। सभी बड़े परेशान थे जब इस हादसे की खबर आई और सब दुआ कर रहे थे, लेकिन फिर ये बड़ी अफसोसनाक खबर भी आई और पता नहीं उन घर वालों पर क्या गुजर रही होगी, हम उसका एहसास भी नहीं कर सकते। तमाम लोग जिनके
बीवी बच्चे हैं, घर वाले हैं, माँ बाप हैं, उन पर जाहिर है कि ये एक बहुत बड़ा हादसा भी होता है, लेकिन शहादत का दर्जा बहुत बड़ा दर्जा है। तो मैं देख रहा था, सोच रहा था कि देखिए एक होता है कि रिलीफ के कामों में हमारे जवान शिरकत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ खुद कोर कमांडर वो बिल्कुल जा जाकर हर जगह का मुआयना कर रहे थे और किस तरह सैलाब ज़दगान की मदद कर रहे थे। तो ये इंसान अपने पाकिस्तानियों मुसलमान भाइयों की मदद के लिए जा रहे हैं और इससे बढ़कर फिर क्या कोई इंसान कर सकता है कि अपनी जान भी उसकी चली जाए। उनको अंदाज़ा तो होगा कि मौसम की ख़राबी तो है, क्योंकि जिन इलाकों में वो सफ़र कर रहे थे वहाँ मौसम के हवाले से पेशगोई तो थी कि मौसम ख़राब है। जी बिल्कुल उसामा भाई, ये बहुत बड़ा सानिया है और ये इस बात का सबूत भी है कि जो पाकिस्तान पर यह इल्ज़ाम लगता है कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को और बलूचिस्तान के अवाम को इग्नोर कर रखा है और उनका एहसास नहीं किया जाता। और आपको पता है कि हमारा दुश्मन मुल्क वहाँ पर बहुत ज़्यादा फंडिंग करता है, बलूचिस्तान के लोगों को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है। लेकिन ये इस बात का सबूत है कि हमारे एक कोर कमांडर ने, लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली साहब ने जिस तरह से अपनी जान कुर्बान कर दी, उनके साथ उनके साथियों ने अपनी जान दे दी। किस लिए? बलूचिस्तान के आम शहरियों के लिए, बलूचिस्तान के बच्चों के लिए, बलूचिस्तान की ख़वातीन के लिए, बलूचिस्तान के बुज़ुर्गों के लिए, बलूचिस्तान के जवानों के लिए। उनका मकसद क्या था? वो रोज़ाना जाते थे, वो रोज़ाना ट्रैवल करते थे, बावजूद इसके कि मौसम ख़राब था, बावजूद इसके कि बारिश की सूरत हाल थी, लेकिन उनको एहसास था। किसका एहसास था? बलूचिस्तान के शहरियों का एहसास था, पाकिस्तानियों का एहसास था। और ट्रू सेंस में जिस तरह कहा जाता है कि रियासत एक माँ की तरह होती है, हमारे सियासी इदारे ने जिस तरह से उसके कोर कमांडर ने जो वहाँ पे जिम्मेदार थे इन तमाम चीज़ों के, वो खुद फ्रंट से जाकर लीड कर रहे थे। वो अपने दफ्तर में नहीं बैठे थे, वो इंस्ट्रक्शंस नहीं दे रहे थे, वो हदायत नहीं दे रहे थे, बल्कि बताया गया कि वो इसलिए वहाँ पर जाते थे कि बहुत ही मुश्किल सूरत हाल में हमारे जो फ़ौज के जवान हैं, जो वहाँ पर अफसरान हैं, वो जिस तरह से वहाँ पर लोगों को रेस्क्यू कर रहे थे बहुत टफ कंडीशंस में, बहुत मुश्किल हालात में, बहुत मुश्किल सूरत हाल में। कल भी हमने मुदस्सिर इकबाल साहब को प्रोग्राम में लिया, उन्होंने बताया वहाँ पर क्या हालात हैं और जहाँ पे तमाम हमारी जो सिविल मशीनरी है वो नाकाम हो गई। वहाँ पर हमारे फ़ौज के जवान मैदान में उतरे। तो सरफराज साहब जो हैं वो इसलिए वहाँ पर जा रहे थे, वो रोज़ाना जा रहे थे, वो रोज़ाना खुद फ्रंट से जाकर लीड कर रहे थे। उन्हें एहसास था, उन्हें पता था कि कितना मुश्किल है ये ऑपरेशन जो हमारे जवान कर रहे हैं, अफसरान कर रहे हैं। वो चाहते थे कि वो खुद फ्रंट से लीड करें ताकि उनका जो जज्बा है हमारे फ़ौज के जवानों का, अफसरान का, वो बुलंद रहे। वो पूरे कमिटमेंट के साथ जो है वो लोगों को निकालें और अपनी जान जो है वो स्टेक पर लगाकर और ख़तरे में डालकर और वहाँ के शहरियों की जानें बचाएं। और यही हो रहा था। और फिर जनरल सरफराज साहब जो हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज साहब, उन्होंने अपनी जान कुर्बान की, वो शहीद हुए। ज़ाहिर है वो अल्लाह ताला के यहाँ उनका बड़ा मकाम है, वो बड़ा मर्तबा है, लेकिन उनकी जो फैमिली है, उनके जो बच्चे हैं, उनकी जो मिसेज़ हैं, ज़ाहिर है, और जो दीगर उनके साथी थे, उन तमाम की फैमिलीज़, उनके बच्चे जो हैं, उनके लिए बहुत कड़ा वक्त है, बहुत मुश्किल वक्त है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनकी फैमिलीज़ को सब्र जमील अता फरमाए। और ये सबूत है इस बात का उसामा गाजी साहब कि पाकिस्तान की फ़ौज ना सिर्फ पाकिस्तान की सरहदों पर दिन रात जाग रही है, पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत कर रही है, पाकिस्तान के अंदर दुश्मनों का पीछा कर रही है। रोज़ाना हमारे कई जवान शहीद होते हैं, हमारे फ़ौज के अफसरान शहीद होते हैं। बल्कि ये भी आपने देखा कि जब वतन के बेटे बेटियां, जब शहरी, बलूचिस्तान के शहरी जब मुश्किल में थे तो फ़ौज के कोर कमांडर खुद लीड कर रहे थे और उन्होंने अपनी जान की परवाह ना की और अपनी जान जो है वो कुर्बान कर दी। अल्लाह के यहाँ उनका बहुत मकाम है, मर्तबा है। मुश्किल वक्त है पाकिस्तानियों पर, हर पाकिस्तानी का दिल जो है वो गमज़दा है, हर पाकिस्तानी अफसरदा है। लेकिन ज़ाहिर है ये उनके जो हलफ है हमारे फ़ौज के जवानों का, अफसरान का, जो पाकिस्तान के साथ वफादारी का हलफ है, पाकिस्तान के लोगों के साथ जो वफादारी का हलफ है, ज़ाहिर है उन्होंने उस हलफ की पासदारी में उन्होंने इस माँ धरती के लिए, इसके बच्चों के लिए अपनी जान कुर्बान की। पूरी कौम उनको खराज तहसीन पेश करती है, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। और कल रात जब ये वाक़या हुआ, मुसलसल बोल की पूरी टीम, हम सब लोग बाकी पाकिस्तानियों की तरह बहुत दुआ करते रहे, बहुत अल्लाह ताला से दुआएं करते रहे कि कोई ऐसा मौजज़ा हो कि वो महफूज हों, वो बच जाएं। लेकिन ज़ाहिर है अल्लाह ताला का एक निज़ाम है और ये बहरहाल देखा पूरी दुनिया ने कि हमारे यहाँ पर जो कोर कमांडर लेवल के अफसरान हैं वो किस तरह से बलूचिस्तान के अंदर ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। जी, और ये हमारा तो ये ईमान है ना कि कुरान पाक में भी अल्लाह ताला का हुक्म है कि जो अल्लाह की राह में मारे जाए उनको मुर्दा ना कहो, वो ज़िंदा है, लेकिन हमें उसका शऊर नहीं है। तो नूरुल आरिफीन, बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि वो अपनी जान से जाते हैं लेकिन वो एक इस्तारा बन जाते हैं। क्या हमारे लेफ्टिनेंट जनरल साहब और इनके साथी, जिस तरह इन पर लाजिम तो नहीं था कोई इनकी
ड्यूटी में ये शामिल नहीं था कि इस तरह सैलाब ज़दगान के लिए आपने खुद जाना है। मॉनिटर कर सकते थे, बैठकर हिदायत दे सकते थे और बहुत से, लेकिन खुद जाना ये एक एहसास नज़र आता है, जो एक पूरी कौम का एक जज्बा हमें नज़र आता है, वो जो हमारे अंदर एक अच्छाई जो पूरी दुनिया देखती है कि फलाही कामों में बहुत ज़्यादा आगे हैं। तो मुझे लगता है कि ये लोग उसका इस्तियारा बन गए, उसकी अक्कासी कर रहे थे कि ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी वो तकलीफ लोगों की सैलाब ज़दगान की, और ख़ुद जाकर देख कर ज़ाहिर है कि फिर सबको नज़र आता है कि हाईएस्ट रैंक का ऑफिसर आ रहा है, वो इस चीज़ को मॉनिटर कर रहा है, हौसला भी बढ़ता है और लोगों को पता होता है कि हम बेहतर से बेहतर काम कर सकें। अच्छा, मैं सबसे पहले तो तमाम शहादत पाने वालों की मग़फ़िरत के लिए दुआ गो हूँ। तमाम अहले खाना अज़्ज़ा अहबाब जो भी इनके इस एक सदमे जानकाक से जूझ रहे हैं, अल्लाह ताला उनको भी इस्तिक़ामत अता फ़रमाए। मैं ज़ाती हैसियत से उनके बारे में कोई बात नहीं करूँगा क्योंकि मैं उनको जानता ही नहीं लेकिन वो मॉनिटर ही कर रहे थे, वो मॉनिटरिंग के फ़राइज़ ही अंजाम दे रहे थे इस एक इमदादी कामों का जिसका आपने अभी ज़िक्र किया। कमांडर का काम सिर्फ ऑफिस में बैठ करके और अहकामात देना नहीं होता। कमांडर हकीकी मानों में वही होता है जो ग्राउंड पे खड़े होकर के और सिचुएशन को लीड करे। तो इस एक फ़ेल को देखते हुए तो मैं यही गुमान कर सकता हूँ कि मरहूम और उनके जितने भी साथी थे वो इसी एक कार्य मनसिबी की अंजाम दही में अल्लाह ताला ने उनको शहादत का अज़ीम रुतबा अता किया। परवरदिगार आलम उनको मग़फ़िरत भी करे, उनकी मग़फ़िरत भी करे, और ये साथ साथ तमाचा भी है सिविलियन सुप्रीमेसी के दावेदारों के मुंह पर, उन तमाम लोगों पर जो ट्रांसमिशंस में जो अपने प्रोग्रामों में जमहूरियत के जमहूरी डाकुओं के गुण गाते हैं। 70-75 साल में जो लोग आज तक फ़ौज की मदद के बग़ैर कराची की शारा फैसल हो या बलूचिस्तान का कोई नवाही देहात वहाँ से पानी नहीं निकाल सकते, तो इन तटपूंजियों को मुल्क पर हुकूमत देना ये किसके फ़ायदे की बात है? ये बात बहुत तवील है, ये बात बहुत तवील है। ये सिर्फ 6 अफसरान की शहादत की बात नहीं है, ये एक बहुत ही सिंबॉलिक बात है। आखिरी मर्तबा कोई सियासतदान इस तरह से कब मरा, या सियासतदान का जानने वाला या सियासतदान का भाई बेटा? वो तो महफूज होते हैं। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में कितने ऐसे लोग हैं, हमारे सिपाही शहीद हुए, हमारे जनरल शहीद हुए, जर्नलिस्टों को भी शहादत मिली, आम आवाम जितने गए उतना तो हमारे सिपाही भी नहीं गए, उतना तो कोई और, लेकिन उसके बारे में कोई परेशान नहीं होता, इसलिए कि उनका काम ही मारे जाना। कितने ऐसे हमारे कौमी रहनुमा, कौमी सतह के लोग हैं, इनसे इनकी बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ ले लीजिए और इनसे इनके आगे पीछे चलने वाले मुहाफ़िज़ ले लीजिए, उसके बाद फिर मैं देखता हूँ कितने पानी में है। तो ये कहते हैं ना, कुरान करीम की एक वो बात मैं अक्सर कोट किया करता हूँ कि और निशानियाँ हैं इसमें साहिबान अक्ल के लिए, तो कोई है जो गौर करे। शायद इस एक बात से ही हम गौर करने के काबिल हो सकें। अच्छा, अब अगली खबर जिसका हमने तस्करा करना है वो पाकिस्तान की सियासत। उसामा भाई जी 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 सिद्दीक जान, उसामा भाई एक चीज़ का इजाफा करना चाहूँगा आपके और नूर साहब के सामने रखना चाहता हूँ कि आज देखें कि कितना बड़ा सानिया हुआ, कितना एक अफसरदगी थी, कितना एक गम था पूरी कौम के अंदर, लेकिन आज 12 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, 7 घंटे में 12 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई। और ये अगर आप देखें, शायद नवासी साहब ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की 22 मिनट की, खुरम दस्तगीर साहब और कामरान मुर्तज़ा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की 23 मिनट की, फैसल करीम कुंडी साहब और शाजिया मरी साहबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की 29 मिनट की, वज़ीर दाखिला राना सनौला साहब और वज़ीर कानून आज़म तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की 43 मिनट की, सैयद खुर्शीद शाह साहब और कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने 24 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने 26 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुसद्दिक मलिक साहब ने 17 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शरीर मेमन साहब ने 19 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हनीफ अब्बासी साहब ने आधे घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तलाल चौधरी साहब ने 18 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सलीम मांडवीवाला साहब और परवेशा साहबा ने 10 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जावेद लतीफ़ साहब ने 8 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये 12-13 प्रेस कॉन्फ्रेंस 7 घंटे में सिर्फ फॉरेन फंडिंग केस पे। यार फैसला कहीं नहीं जा रहा, यहाँ मौजूद है आपके सिकंदर सुल्तान राजा साहब भी यही हैं, आप उनको सलाम पेश कर लीजिएगा, आप उनका शुक्रिया अदा कर लीजिएगा, आप पॉइंट स्कोरिंग कर लीजिएगा, आप अटैक भी कर लीजिएगा, लेकिन आज का दिन बहरहाल वो दिन नहीं था कि 13 प्रेस कॉन्फ्रेंस 7 घंटे में फॉरेन फंडिंग केस पे, ममनुआ फंडिंग केस पे होती, बल्कि आज का दिन जो है वो कौम के जो इस दुख और तकलीफ और अजियत थी उस पर, उन जख्मों पर मरहम रखने का था
और पॉलिटिकल लीडरशिप से यही एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए था कि वो ये करते, लेकिन अफसोस आज भी वो सियासत करते रहे और एक कौमी सानिया जो हुआ उसके ऊपर उस तरह से उन्होंने बात नहीं की। लेकिन इसी पर अगर बात करें सिद्दीक जान, तो अब तो वो उनको तो लग रहा है कि उनकी सियासत सिर्फ इसी सूरत बच सकती है। इसलिए आप देखें कि शायद पाकिस्तान की तारीख में ऐसे नहीं हुआ कि एक एक पार्टी के मतलब 4-4, 5-5 लोग आ रहे हैं और सारी हुकूमती जमात में है, वो इकट्ठे भी ये काम कर सकते थे, यानी सारी जमातें हुकूमत में है, लेकिन नहीं, एक एक करके मतलब एक सोच नजर आती है, पूरा एक प्लान नजर आता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम एयर टाइम ले सके, क्या फलां आ रहा है, सब नजरें इधर हो, कोई और बात ही ना हो सके जैसे। तो एक सोच एक पैदा की जाए कि जनाब इसको कोई इसराइल और अमेरिका या कोई पता नहीं भारत चला रहा था इस जमात को, तहरीके इंसाफ को, और ये लोग सामने आ गए हैं, लेकिन उसमें बड़ी मज़क्का खेज़ गलतियाँ भी इस फैसले में हुई हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि मिसाल के तौर पर एक वो जैन कंपनी, वो पाकिस्तानी है, हाँ एक भाई उनका बाहर पाकिस्तानी डुअल नेशनलिटी उसके पास, तो वो उनका इंटरव्यू सामने आ गया कि भाई हम तो कब से हमारी रजिस्टर्ड है फैसलाबाद में कंपनी। इसी तरह से वो मियाँ बीवी का जिक्र जो मैंने किया जॉइंट अकाउंट का, तो ये तो अजीबो गरीब गलतियाँ हैं, ये तो समझ नहीं आ रही क्या हुआ। देखें उसामा गाजी साहब, ये जो मैंने 12-13 आपको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बताई हैं, ये कौमी असम्बली के इजलास में होने वाली तकारीर के अलावा हैं। कौमी असम्बली में जो तकारीर हैं वो अलग हैं। आज जो हमारा पाकिस्तान टेलीविज़न है, क्या उस PTV का काम ये नहीं था कि वहाँ पर ऐसे लोग आते जो हमारे फ़ौज के एक कोर कमांडर और उनके साथ अफसरान जो शहीद हुए उनके हवाले से बात करते, जो बताते कि हमारी फ़ौज किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है, जो जिस तरह मैंने कहा कि जो लोग गम और तकलीफ़ में हैं, अजियत में हैं, उनको एक सब जो है वो इस वक्त एक ज़ाहिर है एक बड़ी अफसरदगी की सूरत हाल है, उनका गम बांटते, उनके गम को कम करने की कोशिश करते, लेकिन पूरा दिन जो है वो सियासत, इल्ज़ाम। भाई अगर वो फैसला जो आज आया है वो इतना स्ट्रॉन्ग अगर फैसला है तो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत ही नहीं है, आप अभी एक्शन कीजिए, खबर सारे चैनलों पे खुद बन जाएगी। 13 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, कौमी असम्बली में खिताब अलग, कौमी असम्बली का जो इजलास है वो आवाम के टैक्स के पैसों से चल रहा है, और आज जब इतना बड़ा एक सानिया हुआ उस पर बात करने के बजाय आप सियासत कर रहे हैं, तो ये बड़ी ही शर्मनाक बात भी है, अफसोसनाक बात भी है, और ये चीज़ ये शो कराती है कि हमारी जो पोलिटिकल लीडरशिप है उसकी तरजीहात क्या है। और यही वजह है उसामा गाजी साहब कि फिर लोग जो है वो सियासतदानों की बजाय, पार्लियामेंट की बजाय कुछ और इदारों की तरफ देखते हैं, जब उनको नजर आता है कि जो हमारे जो राबर हैं, रहनुमा हैं, जिनको रहबरी करनी चाहिए थी, रहनुमाई करनी चाहिए थी, आवाम की तर्जमानी करनी चाहिए थी, वो ये चीज़ें करने के बजाय अपने ज़ाती मफादात के लिए काम करते हैं, तो फिर लोगों का इस निज़ाम से, इस पार्लियामेंट से और इन सियासतदानों से एतमाद उठता है, और फिर ज़ाहिर लोग डिक्टेटरशिप को आइडियलाइज करते हैं, उस तरफ जाने की बातें करते हैं। तो ये अफसोसनाक बात है जो कि नहीं होनी चाहिए। इस पर हम ब्रेक के बाद भी कोशिश करेंगे इस पर मज़ीद बात करें। नूर आरफीन, क्या आपको लगता है कि वाकई ये अब इस फैसले के बाद तहरीक इंसाफ का कदम हो सकती है, क्योंकि वफाकी हुकूमत की कोशिश नज़र आ रही है, वो कह रहे हैं कानून अपना रास्ता लेगा, हम सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेज रहे हैं, ECL में नाम डालने का उन्होंने कह दिया है, और फिर ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब को नाअहल करार देना वो भी उनकी इंटेंशन नज़र आ रही है, ये सब कुछ हो जाएगा? मेरे पास टाइम कितना है मेरे भाई, पहले ये बताइए। ब्रेक के बाद भी आपके पास वक्त होगा, अभी चलें आप, अभी ब्रेक में 2 मिनट है। ब्रेक में 2 मिनट है, मैं ब्रेक के बाद भी बात करूंगा, क्योंकि 2 मिनट में मैं इतनी सारी गुफ्तगू जो मैं अपने दिल में लिए बैठा हूँ वो समेट नहीं सकता। मुझे इंतहाई माजरत के साथ इस एक बात पर एतराज़ है, एक हैपनिंग है, पॉलिटिकल सिनेरियो में कोई चेंजेस आई हैं, कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, उसके ऊपर पॉलिटिकल लीडर्स एक्सप्लॉइट करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, ये तरीक़ेकार है। लेकिन इस पर ताज्जुब करना और दूसरे किसी चीज़ को ये कहना कि ओवरशेडो कर लिया गया, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। सपोज़ अगर पीपल्स पार्टी या PDM या किसी और के साथ ये काम हुआ होता तो इस पर लंबी लंबी ट्रांसमिशंस हमारे मीडिया के जगादरी कर रहे होते, उस वक्त सारे उसूल और ज़वाबित जो है वो तेल हो गए होते। तो ये गलत है, ये सोच भी गलत है, ये एवेल्यूएशन का तरीक़ाकार भी गलत है। मैं इसको बिल्कुल लॉजिकल अंदाज में समझाऊं कि मैं इस वक्त आज आपसे राय की बात कर रहा हूं, 100%, लेकिन इसके कोई मिसाल नजर नहीं आती कि तहरीक इंसाफ हुआ और पता लगे कि तहरीक इंसाफ के 12 लोगों ने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं सिर्फ उसी एक मामले पर। ऐसा भी हमें कभी नजर नहीं आता, या कभी भी इससे पहले या नून लीग की भी गवर्नमेंट रही हो, ऐसे नजर नहीं आता। इस पर बात करते हैं, ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद फॉरेन फंडिंग किस किस तरह से होती रही है, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने क्या क्या इल्ज़ामात लगाए हैं नवाज शरीफ साहब पर, वो भी आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद। अब पता चला।
ब्रेक से पहले नूरुल आरफीन से बात हो रही थी। आरफीन, आप जिस तरह कह रहे थे कि इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये वक्त है हुकूमत के पास कि वो इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करना चाहे या इस पर बयानात या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वो कर सकती है, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। मैं ये अर्ज़ कर रहा था उसामा जी 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 कि जब मुल्क के सियासी मंजरनामे पर कोई तब्दीली होती है, चाहे वो अपोजिशन की हिमायत में हो या अपोजिशन के जो फ़रीक़ सानी है उसकी हिमायत में, तो ज़ाहिर है कि उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए पॉलिटिकल लीडर्स की हवस वो भी समझ में आने वाली बात है। तो इसलिए 17 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हों या 127, मेरा ख्याल है कि वो ठीक भी है, क्योंकि सियासतदान अगर सियासत इसे एक मौके पे नहीं करेगा तो कब करेगा। लेकिन उसको बैलेंस करना मेरा ख्याल है ज़्यादा ज़रूरी है। आप इससे ये नहीं कह सकते कि इसको ओवर शेडो करने की कोशिश की जा रही है, खुदा न खास्ता, ख़ास तौर पे एक ऐसे साने को जो कौमी साने में बदल चुका है। इसकी मिसाल मैं बहुत ही ज़ाती नौइयत की मिसाल देना चाह रहा हूँ, बहुत ही इज़्ज़ और अदब के साथ। मैं इस वक्त जब आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरी वालदा का दायां शोल्डर फ्रैक्चर है। मैं अपने घर का वाहिद मर्द हूँ। मेरी वालदा मेरे सहारे से उठती हैं और सारे काम बाकी करती हैं, और मेरी बीवी इस काम में मेरी मददगार होती है। लेकिन मैं रोज़ाना आ भी रहा हूँ और अपना प्रोग्राम भी कर रहा हूँ, तो क्या आप मुझे नाफरमान बेटा तसव्वुर करेंगे? जवाब है एब्सोल्युटली नॉट। ये तो हो गई ये वाली बात। अब आगे बढ़ते हैं। इमरान खान साहब के हवाले से, ये जो PTI के हवाले से ये जो फ़ैसला आया है, मैं इस पर ज़रा तफसीली बात करने का तलबगार हूँ। प्लीज़ मुझे बात करने की इजाज़त चाहिए दोनों भाइयों से। जी ज़रूर। ये फैसला खुद इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ एक FIR है। इस फैसले में टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ कोई ऐसी सरप्राइजिंग बात नहीं है जिसका मुझे आपको अंदाज़ा नहीं था और जिसके बारे में इमरान खान और इमरान खान साहब के नौरतन पहले से कह नहीं रहे थे। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने किसी से कल रात कहा था कि ये एक होम्योपैथिक किस्म का नुस्खा तजवीज़ किया जाएगा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है और मैं मशकूर हूँ चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर का कि उन्होंने मेरे एतमाद पर पूरा उतर करके मुझे शुक्रिया का मौका भी इनायत किया। इसमें ऐसी कौन सी बात है जो मैं और आप नहीं जानते थे? इमरान खान ने, अच्छा इमरान खान के हवाले से मैं ज़रा खुल खुला करके आज बात करना चाह रहा हूँ, बहुत हो गया। इमरान खान ने कब कहा था कि मैं इमाम काबा का पोता हूँ? इमरान खान ने कब कहा था कि मैं आखिरी अच्छा मुसलमान हूँ? इमरान खान की एक बात मैंने पहले भी कहा था कि वो इंतहाई हिमाकत आमेज़ हद तक बहादुर हैं। कोई एक ऐसा काम कि जो कोई आदमी करने से 15 दफ़ा सोचेगा, इमरान खान वो करके घर जाके चाय पीने वाला आदमी है। इस एक पूरे बहरान में भी इमरान खान ने कुछ ऐसा कुछ कर दिया है कि जिस पर बात करते हुए भी ज़ुबानें कांपती हैं। मैं इमरान खान का नाक़िद रहा हूँ। मैंने अपने 3.5 साल के अरसे में इमरान खान के ख़िलाफ़ प्रोग्राम किए हैं, लेकिन उस वक्त उसे एक चीज़ की ज़रूरत थी। आज जो कुछ हो रहा है वो एक गिरे हुए आदमी को मारने की कोशिश की जा रही है। जो मैं सोचता हूं, जो मैं समझता हूं, जब काम निकल गया तो आपको इमरान खान में बुराइयां नजर आ रही हैं। अपोजिशन इस वक्त इमरान खान को फतह करके कौन से मुल्क का, किसका भला करना चाह रही है? आपने इमरान खान को यहूदी एजेंट कहा, आपने कौन सा फॉरेन फंडिंग, ममनुआ फंडिंग, फलाना ठिकाना, इस एक सफ में सारे ही विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आगे पीछे है। फर्रुख हबीब का भी मैं एक टिकर पढ़ रहा था, उन्होंने बताया पीपल्स पार्टी और नून लीग की LLC फर्म के नाम से कोई फर्म रजिस्टर है अमेरिका में। अब बोलो, ये FIR इस सिस्टम, इस लानत ज़दा सिस्टम के खिलाफ है। ये FIR वो साकिब निसार के खिलाफ है कि जिन्होंने देखे सोचे समझे बगैर पाशा भाई के कहने पे एक सर्टिफिकेट जारी कर दिया। इसका मतलब है कि हमारी अदलिया में इम्प्रोवाइजेशन की गुंजाइश मौजूद है, हमें करनी चाहिए। इसका मतलब है कि हमारी इलेक्शन कमीशन को वो जो 8 साल तक सत्तू पी करके इस एक मामले के ऊपर चुप करके सोता रहा, इसका मतलब है कि इन लोगों को घर भेजना चाहिए। इमरान खान से दुश्मनी मत करो। इमरान खान तो अपने इख्तिदार से महरूम हो गया, अब तो जो होगा सो होगा, पब्लिक तय करेगी उसका। लेकिन इस वक्त तो इन लोगों से निपटने की बात है कि भाई ये कर क्या रहे हो। मैं अभी इमरान खान का एक इंटरव्यू देख रहा था आज दोपहर में। इमरान खान एक पार्ट टाइम एंकर और फुल टाइम एक्टर के साथ बैठे हुए एक ऐसी बात कर रहे थे और मैं हंस रहा था। मैंने कहा यार ये बात आदमी अकेले में भी नहीं करेगा जो इमरान खान ऑनियर कर रहे थे। उन्होंने बताया मैं अपने ब्रदर निस्बती के साथ मौजूद था, इमरान खान साहब पे कुछ कर्जा था करीबन 20 लाख रुपए का। वो कोई क्रिकेटिंग टर्म उन्होंने यूज की जिसको क्या कहते हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा, यानी वो जुए को
हाँ वो वल्लाह आलम पता नहीं क्या भाई, मुझे इतनी अंग्रेजी नहीं आती बहरहाल। अच्छा। हाँ सट्टा कोई बैठा है मेरा ख्याल है। अच्छा, तो उन्होंने बताया कि उसी के हवाले से उनके ब्रदर इन लॉ ने उनसे कुछ मदद वगैरह मांगी कि ज़रा मुझे इसके बारे में कुछ बता दो। इमरान खान ने कुछ देर तक तो मदद उनकी की, उसके बाद उन्होंने कहा कि यार ये मेरा 20 लाख रुपए का कर्जा है भाई, मैं तुम्हें बताता तो हूँ लेकिन इसकी ये फीस होगी। इमरान खान ने अगले आधे घंटे में अपना 20 लाख रुपए का कर्जा भी चुका दिया और उसके बाद उनके बरादर निस्बती का भी भला हो गया। इमरान खान वो आदमी है जो ग्राउंड में खड़े होकर के जिसने कहा कि हाँ मैंने बॉल टेम्पर की है ये पेप्सी के ढक्कन से। ये बात कोई कर सकता है? ये बात कोई आदमी करेगा? और ये इमरान खान ने कब की थी? जब अपने उरूज पे था। इमरान खान इसी एक बात के ऊपर जाकर के एलन लैम्ब और इयन बोथम को अदालत में ले गया और वहां की अदालत, शुक्र है कि वहां की अदालत आजाद नहीं है, उस अदालत ने इयन बोथम और एलन लैम्ब को बिल्कुल साइड पे कर दिया। इमरान खान को इंसाफ मिल गया, इमरान खान वहां भी जीत गया। आपने इमरान खान को क्या समझ रखा है यार? अच्छा। इमरान खान, वो मैं पढ़ रहा था, एक साहब है कुंवर दिलशाद, साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो ये कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगेगी, इमरान खान फला हो जाएगा। हो गया। इस काम को करने के लिए भी एक विल की जरूरत है। आपके ख्याल में अच्छा। ये जो होम्योपैथिक किस्म की हुकूमत है ये इमरान खान को जेल भेजने का रिस्क लेगी? मगर अभी ये गद्दारी का मुकदमा चला रहे थे, आइन से आइन तोड़ने का मुकदमा चलाने वाले थे। आपके ख्याल में ये शहबाज शरीफ टाइप के लोग ये इतने तवंगर हैं कि ये इतना बड़ा काम कर सकें? अच्छा यार मतलब खुदा का खौफ करें। अच्छा सदीक जान, ये जो बात हो रही है फॉरेन फंडिंग से अब ममनुआ फंडिंग तक आ गया मामला, इलेक्शन कमीशन ममनुआ फंडिंग कह दिया, लेकिन इसमें जो कुछ दिया गया कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो खुद तहरीक इंसाफ ने ना दी हो। यानी तहरीक इंसाफ की तरफ से जो अकाउंट्स या एक एक चीज़ जो दी गई थी उसी पर मबनी, उसी को स्क्रूटनाइज किया गया है। यानी कुछ ऐसा नहीं है जो बैंकिंग चैनल से ना आया हो। लेकिन माजी के हवाले से आपने पूरी रिसर्च की है, क्या इल्ज़ामात लगते रहे हैं, किस किस तरह के, कितने खौफनाक इल्ज़ामात हमारे सियासी लीडरान पर लगते रहे हैं फॉरेन फंडिंग और किसी से पैसे लेने के? जी बिल्कुल उसामा भाई, ज़रा ये स्टोरी थोड़ी सी तवील है। ये मामला यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो और नून लीग जो आजकल आप देख रहे हैं बड़ी फॉरेन फंडिंग पे बात करते हैं, ममनुआ फंडिंग पे बात करते हैं, इनके बारे में पीपल्स पार्टी क्या करती थी, खालिद ख्वाजा साहब ने क्या कहा था, काजी हुसैन अहमद साहब ने क्या कहा था, कुछ चीज़ें सामने चल भी रही हैं स्क्रीन पर। खालिद ख्वाजा जो है ये ISI के साबिक एहलकार थे और इन्होंने जो है वो एक वेब अखबार था एशिया टाइम्स ऑनलाइन, उसके एक इंटरव्यू दिया था और उसमें पूरी रोदाद लिखी थी मियां नवाज शरीफ साहब और उसामा बिन लादेन की मुलाकात की। बड़े अहम पॉइंट्स हैं। उन्होंने कहा था कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उसामा बिन लादेन से मिलना चाहते थे। फिर उसामा बिन लादेन, उन्होंने कहा कि उसामा बिन लादेन जो है वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत को समझते थे और उसके खिलाफ थे पीपल्स पार्टी हुकूमत के, और उन्हें लगता था कि पीपल्स पार्टी की जगह अगर नवाज शरीफ आ गए तो वो उन्हें जिहाद के लिए पाकिस्तान से हुकूमती हमायत देंगे, इसलिए उसामा बिन लादेन हामी थे नवाज शरीफ साहब के। और फिर खालिद ख्वाजा साहब के मुताबिक उसामा बिन लादेन ने उन्हें फंड्स दिए थे और फंड्स उन्होंने खुद नवाज शरीफ साहब को दिए थे। यानी उसामा बिन लादेन ने खालिद ख्वाजा साहब को दिए और खालिद ख्वाजा साहब ने आगे नवाज शरीफ साहब को दिए। उसके बाद वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब उसामा बिन लादेन से मुलाकात करना चाहते थे और उसके बाद खालिद ख्वाजा साहब ने उन्हें सऊदी अरब में जो है वो उसामा बिन लादेन साहब से उनकी मुलाकात का एहतमाम कराया। और फिर वो कहते हैं कि 3 बार नवाज शरीफ साहब उसामा बिन लादेन से मिले थे। खालिद ख्वाजा साहब के मुताबिक एक मुलाकात उन्होंने मदीना के ग्रीन पैलेस होटल में उनकी कराई थी उसामा बिन लादेन और मियां नवाज शरीफ की। और आगे चल के उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग लिखा है कि मियां साहब ने उनसे पूछा क्या था जब मियां साहब को समझ नहीं आ रही थी कि उसामा बिन लादेन क्या कह रहे हैं। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो है उनको कहा उसामा बिन लादेन ने कि मियां साहब आप अपने आप को जिहाद के लिए वक्फ कर दें। तो इस बात पर नवाज शरीफ साहब ने कहा कि आई लव जिहाद। उस पर उसामा बिन लादेन ने जो है वो एक सतून की तरफ इशारा किया जो बड़ा छोटा सा सतून था, उसका हिस्सा था। उन्होंने कहा कि आपकी जिहाद से मोहब्बत इतनी है। फिर उन्होंने उससे थोड़ा सा जो बड़ा सतून था उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा और आपकी अपनी औलाद से मोहब्बत इतनी है। और फिर उससे बड़ा जो एक सतून था उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि और आपकी अपनी वालिदैन के लिए जो मोहब्बत है वो इतनी है। और उसके बाद खालिद ख्वाजा साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो क्योंकि उसामा बिन लादेन साहब को कन्विंस कर रहे थे कि वो उनको फंड दें, तो फिर उसके बाद वो नवाज शरीफ साहब चाहते थे कि 50 करोड़ रुपए उनको मिल जाएं उसामा बिन लादेन से। और खालिद ख्वाजा के मुताबिक उसामा बिन लादेन से 50 करोड़ तो नहीं मिले थे, लेकिन एक जो बड़ी रकम है वो लेने में नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कामयाब हो गए थे। उसके बाद वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब की जो सऊदी अरब का शाही खानदान है उससे भी मुलाकात कराई गई थी। फिर वो ये कहते हैं कि जब ये सारी मुलाकात हो रही थी तो मियाँ साहब जो हैं वो पूछते रहे खालिद ख्वाजा साहब से कि ये बताएं मने हैं कि नहीं मने, पंजाबी में, कि यार ये पैसे देने के लिए माने या नहीं माने, मुझे ये बात बताओ। फिर वो ये कहते हैं खालिद ख्वाजा
वो ये उनका ये पूरा इंटरव्यू, उनका ये बुक्स में से मुख्तलिफ जगहों से पूरी एक रिसर्च पेपर शाया हुआ था। वो कहते हैं कि एक तरफ मियाँ साहब पे बड़े एहसानात हैं उसामा बिन लादेन के, सऊदी शाही ख़ानदान के, लेकिन जब नवाज शरीफ उनसे तल्लुकात से इनकार करते हैं तो फिर मुझे एहसास होता है, मैं हैरान होता हूँ कि लोग अपने मेंटोर्स को कैसे जो है वो भूल जाते हैं। फिर उनकी जो अहलिया थी खालिद ख्वाजा साहब की, उन्होंने भी एक बुक लिखी थी, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा इंकशाफात किए थे और वो कहती थी कि नवाज शरीफ साहब ने फंड्स लिए थे उसामा बिन लादेन से बेनज़ीर हुकूमत ख़त्म करने के लिए, और नवाज शरीफ साहब ने इस्लामी निज़ाम मुतारिफ कराने का अहद किया था और ये अहद जो है वो उसामा बिन लादेन को बहुत पसंद आया था और इसीलिए वो इनको सपोर्ट करते थे। फिर उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि नवाज शरीफ को इक़्तिदार में लाने के लिए उसामा बिन लादेन ने भारी फंड्स दिए, मगर नवाज शरीफ इक़्तिदार में आने के बाद इस्लामी निज़ाम लाने का वादा जो था उसे मुकर गए। उसके बाद फिर जो रहमान मलिक साहब, मरहूम रहमान मलिक, उन्होंने मई 2011 में जो है वो असम्बली में खड़े होकर कहा था कि जो उसामा बिन लादेन है उनकी वफात के बाद मुल्क यतीम हो गई है। बेनज़ीर भुट्टो साहब ने क्या कहा था? बेनज़ीर भुट्टो साहब ने ये कहा था कि उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि उनकी पहली हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए उसामा बिन लादेन की जानिब से $1 करोड़ की अदायगी की गई थी, जो कि मियां नवाज शरीफ को की गई थी। और आज आप देखते हैं पीपल्स पार्टी बड़ी हामी बनी हुई है नून लीग की। और आखिरी बात इसमें यह है कि काजी हुसैन अहमद साहब का बहुत इंपॉर्टेंट है। काजी हुसैन अहमद साहब कहते हैं कि उसामा बिन लादेन नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनवाने के लिए MNAs की वफादारी खरीदने के लिए मंसूरा आए थे, और वो काजी हुसैन अहमद साहब ने कहा था कि उसामा बिन लादेन ने कहा था कि अगर कोई ऐसा तरीकाकार हो कि वो MNAs की वफादारियां खरीद कर बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत गिरा दें और नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनवा दें तो उसामा बिन लादेन पैसे लगाने के लिए तैयार हैं। तो ये बड़ी तवील एक फहरिस्त है। अभी तो ये हमने बिल्कुल इब्तदाई चंद चीजें बताई हैं कि किस तरह से नवाज शरीफ जो हैं ज़ात नहीं है। बिलावल भुट्टो साहब ने भी ये उसामा बिन लादेन वाला सारा इल्ज़ाम जो है ये रिपीट किया है, और वो भी आजकल आपको मिल जाएगा, वो वीडियो में मौजूद है। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात होगी आरफीन नामा में कि जो जादूगर है मईशत के, इस हुकूमत के, उनको कितनी तकलीफ होती है महंगाई से, कितने वो परेशान है कि अवाम मुश्किल में है। आपको दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। अब पता चला। वक्त हो चुका है आरफीन नामा का। आरफीन, एक जुमला कह लें, एक बयान कह लें, जिस तरह मीडिया में चल रहा है मुझे समझ नहीं आ रही उसके बारे में क्या कहा जाए। मिफ्ता साहब कहते हैं कि मेरा तो मसला ही नहीं है महंगाई। अच्छा, वो बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ज़िंदगी में पहली दफ़ा अगर आदमी सच बोले तो उसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। पूरी उम्र झूठ बोल बोल करके गुजारा किया और अगर उसकी ज़िंदगी में रोशनी आई है तो इस पर एतराज़ करने की कोई बात तो नहीं है। मैं आपको एक खुशी की खबर सुनाते हुए फिर मिफ्ता इस्माइल के पोस्टमार्टम की तरफ जाऊंगा। कल मैंने आपसे कहा था और कल से पिछले हफ्ते भी मैंने आपसे कहा था कि जस्टिस अगर आपके नाम में हो तो आपको जस्टिस मिलने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। देखिए, मेरी भविष्यवाणी एक बार फिर सही साबित हो गई। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को लापता अफराद कमीशन की सरबराही से हटाने की सिफारिश इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दी। अल्लाह का बड़ा शुक्र सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, एहसान परवरदिगार का। ये अलग बात कि उनकी वो जो वीडियो है जिसमें वो कुछ कार खैर इन्वर्टेड कॉमास में करते दिखाई दे रहे थे, उस पर बात करने के लिए या उस पर इंसाफ देने के लिए अभी किसी को तौफीक नहीं हुई है। मुद्दे पर आते हैं। नूर आलम खान साहब ने बड़ा साहिब किस्म का मशवरा दिया है, बड़ा अहसन मशवरा दिया है, देर से मशवरा दिया है लेकिन दुरुस्त है। उन्होंने वज़ीर ख़जाना को कहा है कि मियाँ टॉफ़ियाँ बेचो। अच्छा, टॉफ़ी बेचने के लिए भी ख़ास किस्म की करेज, क्वालिफ़िकेशन, गट्स कुछ चाहिए होते हैं। आप कभी चढ़े हैं उन बसों में जिनमें मैं चढ़ करके जवान हुआ हूँ? कराची में तो अल्लाह का शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ज़िंदगी ने वो तमाम धक्के खिला दिए हैं। जब किसी टूटी फूटी फुल्ली एयर कंडीशन बस में सर्दियों के मौसम में खिड़की के रास्ते से भी कोई मंजन बेचने वाला, कोई टॉफ़ी बेचने वाला आता था और आकर के उन चीज़ों के फ़यूज़ व बरक़ात आपको समझाता था जो अल्लाह की कसम उन चीज़ों में नहीं होते थे जो वो बेच रहे होते थे। लेकिन उनकी कन्विंसिंग एबिलिटीज़ इतनी होती थी कि आप फिर झक मार करके उसको ख़रीद ही लेते थे कि यार एक दफ़ा चेक करें कि हो क्या रहा है। नूर आलम खान साहब ने अपनी ज़ाहिर है कि बुग़्ज़ का इजहार किया है इस एक मशवरे को दे करके, लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर मशवरा मेरे पास है। जैसे मुसद्दिक मलिक साहब की एक मुश्किल मैंने हल की थी, आज तक उन्होंने मुझसे रब्ता नहीं किया। उन्होंने कहा कि जहर खाने के पैसे नहीं है, मैंने 10,000 रुपये वक्फ कर दिए तमाम वज़ीरों के जहर खाने के लिए। आज तक कोई जहर खाने पर आमादा नहीं है। मैं मिफ्ता इस्माइल साहब को, मेरे पास बहुत दिनों से मैं ड्राइवर की तलाश में था, टॉफ़ी बेचने से तो बेहतर ही होगा कि आप मेरे साथ आ जाएं, 15,000 रुपये दूंगा, इससे ज़्यादा के आदमी आप नहीं हैं।
क्योंकि आपको जो काम करने के लिए रखा गया है, अभी आपने मुझे बताया, जैसे कि उसामा गाजी साहब ने कहा कि आप महंगाई कम करने के लिए यहाँ नहीं आए हैं, तो फिर आप क्या करने के लिए आए हैं? आप आलू के समोसे तलने के लिए आए हैं? आप हमें कोकोमो के फ्यूज़ बरकत बता करके कोकोमो की जो है वो मेंबरशिप देने के लिए आए हैं, यानी हमें डीलरशिप उसकी आप ऑफ़र करने के लिए आए हैं? आप क्या करने के लिए आए हैं? फरमा रहे थे नूर आलम खान साहब कि वजीर ख़जाना को असम्बली तो बुलाएं। अब ये बात आपस, यानी इतनी हिमाकत आमेज बात कोई कैसे कर सकता है? नूर आलम खान साहब की मैं बड़ी कदर करता हूँ, इमरान खान के सामने भी उन्होंने कभी कभी बड़ी कड़वी बातें की थी, उस वक्त कोई आदमी ये रिस्क लेता नहीं था, लेकिन ये इनके जो कायदे तहरीक थे मिफ्ता इस्माइल अल मारूफ कोकोमो वाले बाबा के, इनके तो कायदे तहरीक खुद साल साल भर तक वो मटर गश्त करते रहते थे, नली नहारी, सिरी पाए, तुर्की, मलेशिया, इधर उधर जाकर के वो मटर गश्त कर रहे होते थे, वो तो खुद कौमी असम्बली में नहीं आते थे। तो मिफ्ता इस्माइल कैसे आएगा भैया? एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, दूसरी बात उन्होंने की कि पेट्रोल बेशक महंगा करें, वो अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दुनिया में डीजल सस्ता हो रहा है और यहाँ डीजल की कीमत में 8 रुपए का इजाफा कर दिया। अब ये पता नहीं किस गधे ने इनसे कहा कि पेट्रोल सिर्फ अमीर इस्तेमाल करते हैं। मैं तो अपने आप को अमीर नहीं समझता। अगर आपका हुस्न-ए-ज़न मुझे अमीर साबित करने पे तुला हुआ है, मेरे पास एक फटफटी है, मेरे पास एक सेकंड हैंड है गाड़ी या मोटरसाइकिल, मैं उसमें पेट्रोल ही डलवाऊंगा ना, या उसमें थूक डाल करके या पानी डाल करके चलाऊंगा, या मिफ्ता इस्माइल स्टार्ट हो जा करके वो स्टार्ट हो जाएगी और मुझे मेरे ऑफिस ले आएगी। यार कौन लोग हैं ये कौन से मस्खरे हैं जो नुमाइश चौरंगी पे बैठ करके, और इनको कोई अपना कोई कारोबार सेट करना चाहिए था चादर बिछा के, ये हम पर वजीर सफीर बन करके मुसल्लत हुए, अल्लाह की पनाह। ऊपर से मिफ्ता इस्माइल ने एक और हजियान बका है, कह रहे हैं कराची के ताजिरों को बिजली के गलत बिल्स भेजने का इतराफ़ करते हैं। भाई कराची के लोगों को, कराची के ताजिरों को उनके साथ बहुत अरसे से गलत किया जा रहा है। ये पहली मर्तबा कोई आदमी है कि जो गलतकारी का एतराफ़ भी कर रहा है, इसलिए आपको शक का फ़ायदा देंगे। मैंने कराची को बंगाल 2 कहा है, और मैं किसी भी जगह किसी भी फोरम पर यह बात किसी भी फिरौन के सामने कहने के लिए बजिद हूं। कोई मुझे बुलवाए तब मैं ये बात करूंगा कि कराची के साथ आप बंगाल का जो सुलूक कर रहे हैं, मैं उसका कंपैरेटिव एनालिसिस इंशाअल्लाह ताला आपको दे दूंगा, तो इसलिए मुझे बुलवाइएगा नहीं। दूसरी बात, उन्होंने ताजिरों को बताया, मिफ्ता इस्माइल ने ताजिरों को बताया कि बिजली के बिलों की दुरुस्तगी के लिए के इलेक्ट्रिक के सरबराह को इस्लामाबाद तलब कर लिया है। के इलेक्ट्रिक के सरबराह को कराची में कोई छोटी अदालत वाला तलब कर ले, उससे बड़ी अदालत उसको रिलीफ दे देगी। के इलेक्ट्रिक का सीईओ, मतलब उसके ऊपर एक खातून ने सेक्सुअल हरासमेंट का इल्जाम लगाया, वो मामला अब तक कहीं नहीं, उसकी कोई शुनीद नहीं है। के इलेक्ट्रिक के सीईओ की गिरफ्तारी के ऑर्डर्स निकल रहे थे। के इलेक्ट्रिक के सीईओ की गिरफ्तारी आज तक किसी ने देखी? मैंने तो नहीं देखी। मैं बाकायदा मॉनिटर कर रहा हूं, के इलेक्ट्रिक का सीईओ बैठ करके कहता है कि हम इतने घंटे की लोड शेडिंग करेंगे। आपका वजीर खुर्रम दस्तगीर उसको बुला करके और उसके कंधे थपथपा देता है, और उसके बाद फिर उनको एडजस्टमेंट कर दी जाती है। जाहिर है कि जो फ्यूज व बरकत मिल रहे हैं वो उनको बांट के खा लिए जाते हैं। उसके बाद रहे नाम अल्लाह साईं का, कराची भी वही है, कराची वाले भी वही हैं। मिफ्ता इस्माइल ने जुम्मे को ये कहा है कि वो कराची में ताजिरों से मुलाकात करेंगे। मैं इन ताजिरों से कहूंगा, भाई अपने बीवी बच्चों के साथ कहीं पिकनिक मनाने जाओ, कहीं फिल्म देखने जाओ, कहीं दुरूद शरीफ की किसी महफिल में बैठ जाओ, कोई अच्छी बात किसी से कर लो। वक्त खराब करने के लिए मिफ्ता इस्माइल जैसे लूले लंगड़े पार्ट टाइमर से अपने दिल के छाले फोड़ने का फायदा कुछ नहीं। इसलिए कि इन्होंने मरियम बाजी के कहने पर भी आकर के मैं चाह रहा था तस्दीक जान से भी इस पर हम कमेंट ले लेते, लेकिन वक्त हमारे पास हो चुका है। चले इंशाल्लाह कल जो भी आरफी नाम में बात होगी उस पर तस्दीक जान की राय भी जरूर लेंगे। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।